भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम करने वाले हैं डे 5 में शाम के 7 बज चुके हैं और इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर हम पकड़ने वाले हैं। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम ये देखेंगे कि डिमांड वर्कआउट कैसे करती है। क्या ऐसा कुछ नया हम पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर थ्योरी के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जन्मदाता थे एल्फ्रेड मार्शल, और इन्होंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अपनी बुक में कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाइयों, इनको श्रद्धांजलि देते हुए हमारे एल्फ्रेड मार्शल भाई साहब, जिन्होंने क्लोज टू अमेरिकन प्रेसिडेंट भी काम हमेशा किया है, आप अगर इनको पढ़ना चालू करेंगे तो 1930 और 1940s के आसपास जो इनका काम रहा है विद द प्रेसिडेंट, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इनका जो काम था आज उसी के कारण इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो में स्प्लिट ऑफ है। जो भी इन्होंने बताया उनके कारण हम आज इस पर्टिकुलर चैप्टर को डिवाइड करने वाले हैं 5 बूटियों में। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बूटी से। अपन के पास 2 फॉर्मूले आते हैं जब भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ना चालू करते हैं। 2 फॉर्मूले कौन से होते हैं? एक यूनिक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, और दूसरा होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये 2 फॉर्मूले याद करें या एक से दूसरा डिराइव कर लें, तो चलो बात करना चालू करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये तो हमें मालूम है कि ये इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन कारण क्या होता है? ऐसा क्यों कि क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर है और डेल्टा प्राइस यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस को नीचे रखा गया है? बिकॉज यहां पर यह देखा जाता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है इन रेफरेंस टू प्राइस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जो लॉ पहले एल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने दिया था तब वो प्राइस को फैक्टर में लेके बात करते थे, मतलब वन साइडेड था, एजम्पशन भी यही था, और इसी कारण से हम क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज करते हैं, देखते हैं, क्योंकि वो प्राइस के कारण हो रहा है, यानी प्राइस के कारण डिमांड में चेंज। इसलिए हमने इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिखा है, डिमांड ऊपर प्राइस नीचे। अब इसका फॉर्मूला हम एक्सट्रैक्ट करना चालू करते हैं। मैंने यहां पे लिया है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू जीरो। नाउ बुक्स में दिया हो या ना दिया हो, आपको यह पता होना चाहिए कि हम क्वांटिटी जो लेते हैं वो बेस क्वांटिटी होता है। नाउ व्हाट डज बेस क्वांटिटी मींस? जो पहले वाली क्वांटिटी थी, जो पहली वाली प्राइस पे डील हो रही थी, वो क्वांटिटी हम यहां पे लेते हैं। इनटू 100 क्यों करते हैं? क्योंकि हमें निकालना है उसका परसेंटेज। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है भाई। उसके बाद हम अपॉन में लेते हैं डेल्टा पी अपॉन पी जीरो। अगेन हमें बेस प्राइस लेना पड़ता है, क्योंकि प्राइस हमें बेस वाली पता होना चाहिए जिससे चेंज होकर अभी नई प्राइस बनी है। तो हमने पी जीरो ले लिया और मल्टीप्लाई बाय कर दिया हमने 100 अगेन, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। अब क्या करें भाई? डिवीजन में 100 से 100 होता है कैंसिल। अब अगर ये डिवीजन में है, मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाता हूं, ये तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यानी होगा क्या? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू जीरो इंटू पी जीरो अपॉन डेल्टा पी। ये हो गया यहां पे फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो जो कि आपकी बुक्स में दिया भी हुआ है। हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो फिगर्स इंटरचेंज होने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी हो गया इंटू पी जीरो अपॉन क्यू जीरो हो गया। ये हमारा फॉर्मूला बन गया दूसरा। यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप इस तरीके से भी पता कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। देखिए, हमें मालूम है कि कोर्स में है या नहीं है, लेकिन हमें यह चीज भी मालूम होना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सीधे सीधे बोलता है, इलास्टिक का मतलब होता है हाउ डिमांड रिएक्ट्स टू प्राइस। प्राइस अगर बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली डिमांड कम होगी, तो प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई। ये इलास्टिक है, रबर बैंड इफेक्ट जिसको कहा था एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक में। उन्होंने बोला था प्राइस को बढ़ा दो, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, प्राइस को कम कर दो, इलास्टिक, डिमांड खिंच के बड़ी हो जाएगी। ये चीज किसने बताई? हमेशा एल्फ्रेड मार्शल इसकी पैरवी करते हुए आए थे। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। उन्होंने, फिर से मैं बोलूंगा, क्या बोला उन्होंने भाई? कि प्राइस के थ्रू डिमांड जो है वो रिएक्ट करती है। दूसरा आता है क्रॉस इलास्टिसिटी भाई। अब क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होगा? अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, आप एक चीज खरीद सकते हो, आप दूसरी चीज। मान लो चौड़े में आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आपको एक चीज महंगी लगती है तो आप उसके सब्स्टिट्यूट को ढूंढना चालू करोगे और आप उसको लोगे, क्योंकि आप एक कॉन्शियस कंज्यूमर हो, आप एक रैशनल कंज्यूमर हो। और आप जानते हो रैशनल कंज्यूमर मतलब होता है छोटी सोच वाला। वो हमेशा वो चूज करेगा जो उसको सस्ता पड़ रहा है और उसे सेटिस्फेक्शन ज्यादा दे रहा है। तो बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, क्रॉस इलास्टिसिटी इफेक्ट वहां काम करना चालू होता है जहां पे आपके पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मिलता है, जहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट मिलता है। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं वो क्रॉस इलास्टिसिटी को शो करते हैं। फिर आता है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी सिंपल है।
इनकम बढ़ा दो, डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम अगर कम होती है तो डिमांड कम होगी। कोर्स में नहीं है, लेकिन क्या आपको पता नहीं होना चाहिए? आपको बिल्कुल पता होना चाहिए भाई। इसलिए मैंने यहां पे आपको लिख के दे दिया कि ये भी आपको याद रखना है कि किस तरीके से इनकम इलास्टिसिटी वर्कआउट करती है। बस इतना, मेन सोर्स आपका ये है, आपको ये चीज याद रखनी चाहिए। जल्दी से इसको लिखो। एल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने दी थी, किसमें दी थी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। क्या पेपर में आएगी? नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो एल्फ्रेड मार्शल की पूजा करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप लिख तो लो, मैं आ रहा हूं। तो यार अभी आपको डिटेल में समझना जरूरी है कि ये प्राइस इलास्टिसिटी का क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरा भी यहां पे बनता है आपको समझाना कि यार आखिर ये डिटेलिंग क्या है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। हमें आपको दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर बताना जरूरी है। जनरली जो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में क्यों आता है, पहली चीज ये हो गई। अब वो चीज को समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको दो कंडीशन देखनी पड़ेंगी, क्योंकि प्राइस में दो ही कंडीशंस हो सकती है इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए। पहला, या तो आपकी प्राइस कम हो रही होगी जैसे इस कंडीशन में है, या दूसरा आपकी प्राइस बढ़ रही होगी जैसा इस कंडीशन में है। मेरा ये कहना है कुछ भी हो जाए हमेशा आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। कैसे? आइए देखते हैं। यहां पर प्राइस पहले 10 थी, अब 9 हो गई है, उसके साथ क्वांटिटी 10 थी, तो ऑब्वियसली प्राइस कम होने के कारण क्वांटिटी बढ़ गई है। अब यार फॉर्मूला क्या कहता है? चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है? जो करंट प्राइसिंग और करंट क्वांटिटी है उससे माइनस की जाती है बेस प्राइस और बेस क्वांटिटी। चलो देखते हैं। अगर कंडीशन 1 जो हमने ली है उसके हिसाब से देखा जाए तो डेल्टा पी यानी प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 10 से 9 का, यानी लेटेस्ट प्राइस जो चल रही है वो 9 रुपए चल रही है और जो प्रीवियस प्राइस थी वो 10 रुपए है। यानी आपको दिख रहा है यहां पे, अगर मैं चेंज देखूं करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस करके, तो वो जो चेंज आ रहा है वो -1 आ रहा है। तो हमारी जो प्रीवियस क्वांटिटी थी वो थी 10, क्योंकि प्राइस कम हो गया है तो करंट क्वांटिटी हमारी हो गई है 12। चलो लिख लेते हैं, करंट क्वांटिटी है 12, प्रीवियस क्वांटिटी थी 10, तो 2 यूनिट का चेंज आया भाई। अब अगर आप इसे फॉर्मूले में पुट करते हो, जैसे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला जो कहता है वो है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, और ये जो होते हैं ये बेस होते हैं, इसलिए आप इसको 0 भी मेंशन कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब जब हमने फॉर्मूले में पुट किया तो डेल्टा क्यू और डेल्टा पी आपको लेना है। डेल्टा क्यू यानी चेंज इन क्वांटिटी वो है 2, डेल्टा पी आपका आएगा -1, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनटू हम करेंगे इसमें जो बेस प्राइस और बेस क्वांटिटी थी। तो यार बेस प्राइस तो ज्यादा थी यार, बेस प्राइस थी 10 और बेस क्वांटिटी बेचारी कम थी, वो थी कितनी यार 10। यहां पे दिख रहा है यार आपको बेस क्वांटिटी 10 थी यार। तो हुआ क्या यहां पे, जब हमने आंसर निकालने की कोशिश की तो यहां पे जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा -2, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -2। पहली कंडीशन खत्म, इसको नोट डाउन करो ताकि मैं दूसरी कंडीशन में भी तुम्हें आंसर माइनस में ही लाके दिखाऊं। जल्दी करो। तो दूसरी कंडीशन में अगर देखा जाए तो प्राइस बढ़ रही है, 12 से 15 हो रही है और क्वांटिटी जो है वो 50 से 40 हो रही है, यानी क्वांटिटी कम हो रही है। ऑब्वियसली दिस इज हाउ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड वर्क्स। ऐसा ही चलेगा ना भाई। तो इसको भी अगर अपन वैल्यूज में पुट करना चालू करें तो अपन को क्या मिलेगा देखते हैं। यहां पर अगर अपन वही फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा पी और डेल्टा क्यू का कि कैसे निकाला जाता है, तो मैंने आपको बताया करंट ईयर प्राइसिंग माइनस प्रीवियस ईयर प्राइसिंग किया जाता है। करंट ईयर प्राइसिंग आपकी बढ़ गई है प्रीवियस ईयर प्राइसिंग से, यानी करंट ईयर प्राइसिंग है आपकी 15 रुपए और प्रीवियस प्राइसिंग थी आपकी 12 रुपए, यानी यहां पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है। कितना आ गया भाई? 3 रुपए का आपका आंसर आ गया यार इसका। लेकिन उसके कारण क्वांटिटी में फॉल आ रहा है। करंट क्वांटिटी आपकी है, चेक करो कितनी है, 40 है, और प्रीवियस क्वांटिटी कितनी थी? 50 थी। तो आपको तो करंट में से प्रीवियस माइनस करना है। 40 माइनस 50 किया तो कितना आया भाई? 10 यूनिट आया। लेकिन एक चीज हो गई कि यार जो ये 10 यूनिट आया ये नेगेटिव आया। यहां पे आप फंस गए फिर से कि फिर से आंसर नेगेटिव आ रहा है। चलो यार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला या फंडा क्या कहता है? ये कहता है डेल्टा क्वांटिटी अपॉन डेल्टा प्राइस इनटू प्राइस बेस अपॉन क्वांटिटी बेस। ये कहता है। मैं हड़बड़ी तो नहीं कर रहा ना भाई, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो फॉर्मूले में पुट करना चालू करें अपन वैल्यूज। अपन यहां पे लिखेंगे डेल्टा क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी में चेंज कितना आया? -10। डेल्टा प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आया? +3। बेस प्राइस अगर आप चेक करो तो कम थी, यानी 12 रुपए थी, तो हमने 12 रुपए लिखा। और जो बेस क्वांटिटी थी हमारी 0, वो ज्यादा हुआ करती थी, यानी वो कितनी थी भाई? 50।
अब यहां पे हमें आंसर निकालना पड़ेगा। चलो भाई सिंपल तरीके से निकालते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, बिकॉज बेसिक अपन को देहाती वाली मैथ्स ही आती है। राहुल धाकड़ बैठे हुए हैं, इनको ज्यादा अच्छे से आती है, हम तो देहाती वाली मैथ्स जानते हैं भाई। तो ये हो कितना गया, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, यहाँ पे अपन को वहां पे जगह का प्रॉब्लम है थोड़ा सा सीरियस वाला। तो यहाँ पे हो गया भाई -40/50 हो गया भाई, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 4/5 आया। तो भाई इसका जो आंसर आया लेकिन -0.8 आया भाई, माइनस में आ रहा है यार ये। अब यार नेगेटिव 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 क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता, अभी तक किसी ने ये नहीं बताया या समझाया नहीं या लॉजिकली नहीं बोला कि यार इकोनॉमिक्स से देखो यार कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर नेगेटिव साइन है तो उसको लॉजिकली इग्नोर क्यों किया जा रहा है। कोई तो रीजन होगा, कोई ऐसा लॉजिकल रीजन जिससे पता चल जाए कि नेगेटिव साइन को इग्नोर करना कंपलसरी है। चलो समझते हैं, और याद रखना ये बाबा जी की बूटी है। तो इससे दो ऑब्जर्वेशंस निकल के आए। पहला ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि ऑलवेज कंसीडर द एब्सोल्यूट वैल्यूज। व्हाट डज एब्सोल्यूट वैल्यूज मींस? एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब होता है वो वैल्यूज जो टॉप पे बैठती है। मैक्सिमा एब्सोल्यूट आपने सुना होगा, इसका मतलब यह है दैट इज द मैक्स, दैट इज द मैक्स लेवल। यहां पे भी जब डिमांड को बात की गई या डिमांड की बात की गई तो उन्होंने बोला जो उसका फिगर आएगा वो एब्सोल्यूट वैल्यूज में आएगा, यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नेगेटिव साइन में आ रहा है या पॉजिटिव साइन में आ रहा है। पहली चीज मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव में नहीं भी आएगा। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि पॉजिटिव में कब आएगा अगर आ सकता है तो, लेकिन जनरली आंसर हमेशा और हमेशा नेगेटिव में आएगा। और हमें नेगेटिव साइन इग्नोर क्यों करना है? पहली चीज तो क्योंकि आंसर हमेशा नेगेटिव में आना है। अब लॉजिकल बात करते हैं। उन्होंने बोला, पहले #1 का सार निकाला, जो मैंने निकाला है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है, क्योंकि डिमांड और प्राइस के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप, अगर आपको नहीं पता, आपने लॉ ऑफ डिमांड देखा होगा, उसमें लिखा रहता है देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप होने के कारण आंसर हमेशा नेगेटिव ही आना है, क्योंकि एक में नेगेटिव ट्रेंड आएगा तब दूसरे में पॉजिटिव ट्रेंड आएगा। सही बोल रहा हूं? एक में नेगेटिव ट्रेंड आएगा तो दूसरे में पॉजिटिव ट्रेंड आएगा। दैट मींस नेगेटिव साइन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। इससे रिलेटेड 3 बातें सीखने की है। क्या वो 3 बातें हैं? चलो देखते हैं। पहली बात सीखने की ये है, नो यूज ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स। मतलब यहां पे हम इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, तो हमें एल्जेब्रिक टर्म्स में आंसर नहीं देना है, हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में आंसर देना है। मतलब आंसर को अगर आप इग्नोर भी करके दिखाते हो नेगेटिव साइन, तो वो बाय मींस ऑफ ऑल कंसेप्ट्स, ये चीज दिमाग में भरी होनी चाहिए कि कौन सा ट्रेंड शो करना चाह रहे हो आप। इसमें आपको हमेशा नेगेटिव साइन लगा के दिखाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि उसका वहां पे कोई मीनिंग ही नहीं बचेगा। सेकंड, आपको नेगेटिव साइन इग्नोर करना है, जो मैं बता चुका हूं आपको। और फाइनली, ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कब आ सकता है? अगर एक्सेप्शंस है वहां पे लॉ ऑफ डिमांड के, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड लगता ही नहीं है, उन एक्सेप्शंस में आपका आंसर पॉजिटिव आ सकता है अल्टीमेटली तभी, अदरवाइज आपका आंसर हमेशा 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 नेगेटिव ही आएगा। लिख लो इस चीज को। तो यार #2 का सार देखना पड़ेगा। इलास्टिसिटी इज अफेक्टेड बाय परसेंटेज। मतलब क्या हुआ इसका? यानी एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर डिमांड और प्राइस में चेंज आ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। यही इस बूटी का सार है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय, पहली चीज किससे अफेक्ट नहीं होती है? एब्सोल्यूट चेंज इन डिमांड और प्राइस। प्राइस में एब्सोल्यूट चेंज कुछ भी आ रहा हो, डिमांड में एब्सोल्यूट चेंज कुछ भी आ रहा हो, चाहे वो डॉलर्स में हो, जैसे प्राइस की बात की जाए, चाहे डॉलर्स में हो, चाहे रुपीस में हो, चाहे किसी भी फिगर में हो, ऐसी डिमांड जो है किलोग्राम में हो या फिर मिलीग्राम्स में हो या फिर मिलीलीटर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उनको उस बेसिस पे देखते ही नहीं हैं। हम उनको यूनिटरी बेसिस पे देखते हैं, यूनिट बेसिस पे देखते हैं, एक बेसिक यूनिट पे देखते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर हमारा, यहां पे सुन लेना वरना बोलोगे यार बाबा जी समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे थे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस रुपीस में है, डॉलर्स में है या येन में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्वांटिटी से भी कोई लेना देना नहीं है कि क्वांटिटी किलोग्राम्स में है, लीटर्स में है, मिलीलीटर्स में है, किलोमीटर में है, काय में है। क्यों? क्योंकि हम दोनों को एक फिगर उठा के परसेंटेज में डालते हैं और वैल्यू को परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सीधा रिलेशन है परसेंटेज से, इससे नहीं कि वो फिगर्स की वैल्यू हमने क्या ली थी। इसलिए एब्सोल्यूट फिगर्स का कोई मतलब नहीं है, एब्सोल्यूट चेंज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रैदर मैंने बोल दिया है वैल्यू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस और डिमांड। यानी जो वैल्यूज हैं वो परसेंटेज चेंज देखा जाएगा प्राइस और डिमांड का, ये नहीं देखा जाएगा कि उनकी यूनिटरी वैल्यू क्या थी या किस नॉर्म से वो निकल के यहां पे आए। तो यार बूटी #4 में हम एंटर होने वाले हैं, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। तो एक तरीका होता है और वो ये है कि आप घड़ी के कांटे गिन लो यार,
3 से लेके 6 बजे तक। हम 6 से उल्टा जाएंगे 3 बजे तक और सारी डिग्री याद हो जाएंगी। चलो शुरू करते हैं। तो यार भाइयों, सबसे पहले जो याद रखने वाली बात है वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसके अंदर होता क्या है? पहली चीज, ये इमेजिनरी सिचुएशन है। ऐसा रियल टाइम में नहीं होगा कि परफेक्टली ही इनइलास्टिक है। ऐसी हर एक चीज बनी हुई है जिसका सब्स्टिट्यूट कुछ ना कुछ लेवल पे, किसी ना किसी लेवल पे, भले ही बहुत माइनर लेवल पे, भले ही बहुत मेजर लेवल पे अवेलेबल है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। कंपैरिजन के लिए इसमें होगा ये कि जो डिमांड है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, नॉट इवन अ बिट, चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे प्राइस कम हो जाए। याद रखना, अल्टीमेटली ये सब चीजें ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करती है। तो जितनी भी जनता है उसमें से कोई एक ना एक होगा जो रायता फैला ही देगा। तो यानी परफेक्टली तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ इंपरफेक्शन तो हो गई होगा। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कभी होगा ही नहीं। सेकंड सिचुएशन में आते हैं, सेकंड सिनेरियो में आते हैं, जिसमें बोला गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यानी लेस इलास्टिक डिमांड। इसके अंदर जो डिमांड कर्व होगा वो थोड़ा स्टीपर होगा। इसमें देखने को क्या मिलेगा कि प्राइस में तो काफी चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में उतना चेंज नहीं आ रहा है। ये जो लेस इलास्टिक डिमांड होती है ये नेसेसिटी गुड्स की होती है। मतलब कंज्यूमर जो है वो उसे नेसेसिटी के हिसाब से खरीदेगा, ना कि ऐसा कि भाई बस सस्ता हो गया तो भर भर के ले लो, क्योंकि वो उसकी नेसेसिटी जैसा है। वो चाह के भी उसे बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहेगा, वो चाह के भी उसे बहुत कम यूज नहीं कर सकता। दैट इज हाउ नेसेसिटी वर्क्स। तो यहां पर अगेन मैं बोलूंगा कि प्राइस बहुत कम होने से डिमांड पे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए उसे बोला गया लेस इलास्टिक डिमांड। अब तीसरा आ जाते हैं जो अगेन अपने आप में एक इमेजिनरी सिचुएशन है, जो कि बोला गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1। एक और नाम दिया जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहां पे जो प्राइस में चेंज है और जो डिमांड में चेंज है उसको इक्वल माना जाता है। अगेन नॉट पॉसिबल इन द रियल लाइफ। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोबेबिलिटी ऐसी बन जाए कि दोनों ही चीजें, प्राइस में चेंज और डिमांड में चेंज जो आपको दिख रहा है वो इक्वल हो जाए। सो अगेन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाँ, लेस इलास्टिक डिमांड पॉसिबल है लेकिन यूनिटरी और परफेक्टली इनइलास्टिक पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे देखने को क्या मिला, अगर आप ध्यान से देखो तो पहले स्ट्रेट 6 बजे हुए थे, 6 से यार कहीं ना कहीं 5 पे एंगल आया और 5 के बाद एंगल जाने लगा है उल्टा थोड़ा सा 4:30 4 बजे के आसपास। देख रहे हो ना आप, एंगल बनता चला जा रहा है। नहीं देख पा रहे, मैं हट जाता हूं, अब तब देख लो यार। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, घड़ी के कांटे आगे बढ़ाते हैं। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये परफेक्ट 4 जैसा कुछ लग रहा है, 4 पौने 4 जैसा उल्टा जा रहा है ना 6 से लेके 3 तक। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर प्राइस में जो चेंज है वो कम है लेकिन आपकी डिमांड में चेंज कंपैरेटिवली आपको ज्यादा दिख रहा है। इसको बोला जाता है हाईली इलास्टिक डिमांड। मतलब यहां पर लग्जरी आइटम्स अपना काम करने लगते हैं, क्योंकि यहां पे लग्जरी आइटम्स अगर सस्ते होते हैं, थोड़े बहुत भी सस्ते होते हैं, तो वो काफी लोगों की रीच में आने लगते हैं और फिर लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और लोग खरीदना चालू कर देते हैं। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यानी यहां पर डिमांड में ज्यादा आपको चेंज दिखेगा इन कंपैरिजन टू प्राइस। और जिसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब नहीं पता, मैं एक बार फिर से यहां पे आपसे बोल दे रहा हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है हाउ डिमांड रिस्पॉन्ड्स इन रिलेशन टू प्राइस। प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड इलास्टिक है या नहीं है, वो रबर बैंड पकड़ के देख लो, ठीक है। यानी अगर प्राइस बढ़ती है तो क्या डिमांड एकदम से कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड इलास्टिक खिंचकर बड़ी हो जाती है। ये आपको देखना जरूरी है, इसी के अंदर यही चीज है। फिर लास्ट हमारा आ जाते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहां पे बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। नाउ व्हाट डज इन्फिनिटी मींस? यहां पर बोला गया ये पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे जो डिमांड है, अगर प्राइस में माइन्यूट चेंज भी आता है तो प्राइस के उस चेंज के कारण डिमांड में ऐसा इनसेन चेंज आपको देखने को मिलेगा कि आप लगेगा यार ये क्या चीज है, लोग पागल हुए जा रहे हैं, एक के ऊपर एक कूदे जा रहे हैं, कई छत से कूद गए। मतलब यहां पर इनसेनली लोग पागल हो जाएंगे डिमांड को लेकर, अगर प्राइस में जरा सा भी फ्लक्चुएशन है। मतलब यहां पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है भाई ये कुछ ऐसा प्याज व्याज वाला मैटर हो जो कि एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाए, तब वो प्याज आलू वाला जो मैटर हुआ था ना पहले, वो वाला मैटर हो जाए जब प्याज 110 रुपए किलो या 150 रुपए किलो पहुंच गई थी भाई। लेकिन वो भी इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अगेन मैं बोलूंगा क्योंकि ये जो सिचुएशन है अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अनटिल अनलेस जैसा बुक्स में दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है कि वर्ल्ड एंड होने लग जाए और तब इस तरह की सिचुएशन बने, या हमारी इकोनॉमी डाउन वगैरह हो जाए या उस तरीके से कोई चीज हो, बट ऐसी एक्सट्रीम कंटिंजेंट सिचुएशन तो कभी नहीं आएगी। इसलिए ये वाली जो चीज है इसको हम एक्सट्रीमली हाइपोथेटिकल मानते हैं और ये भी रियल वर्ल्ड में नहीं एप्लीकेबल है। हाँ, लेकिन ये वाली अगर बोली जाए तो ये एप्लीकेबल है, ये रियल लाइफ में है। मतलब सिर्फ दो ही हुई, एक तो हाईली इलास्टिक ये वाली और एक लेस
इलास्टिक, बाकी तीन जो हुई यानी परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक, ये तीनों की तीनों इमेजिनरी सिचुएशंस हैं। तो इस बूटी का एक आखिरी ज्ञान भी लेते जाना, और वो ये है कि डिमांड कर्व जितना स्टीपर होगा, ये आपको स्टीपर दिख रहा है, जितना ज्यादा क्लोज होगा वो वाई एक्सिस के, उतना ही ज्यादा ये डिमांड कर्व इनइलास्टिसिटी को शो करेगा। मतलब जितना स्टीपर उतना इनइलास्टिक। और एक और चीज, जितना फ्लैटर होता जाएगा वो, मतलब जितना 3 बजे के पास पहुंचता जाएगा, वो डिमांड कर्व कहलाएगा मोर फ्लैटर डिमांड कर्व मींस मोर इलास्टिसिटी। यानी जितना 6 बजे के पास, ऐसे याद रखेंगे, जितना 6 बजे के पास उतना ही इनइलास्टिक, जितना 3 बजे के पास उतना ही इलास्टिक। ये आखिरी बूटी, बूटी 4 के अंदर आपको बताना जरूरी था। इसको एक बार बना लो, अपना काम हो जाएगा। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमारी बूटी #5 में। पहला आता है नेचर ऑफ द कमोडिटी। ये चीज बहुत डिपेंड करती है कमोडिटी के नेचर पे, जैसा हम प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर वो नेसेसिटी कमोडिटी है तो मे बी उतना उसका डिमांड इलास्टिक नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे कोई एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है जो कि लोग अफोर्ड करना चाहते हैं लेकिन मे बी किसी रीजन से नहीं कर पाते हैं, तो अगर उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशंस आते हैं तो भाई वहां पर आपको ज्यादा इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी व्हेन इट कम्स टू एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। बट व्हेन इट कम्स टू इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट, डिमांड विल रिमेन इनइलास्टिक, नॉट टिपिकली इनइलास्टिक बट हाँ लेस इलास्टिक रहेगी। क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटी आइटम्स है, कम खर्चा हो रहा है। नमक 7 रुपए से 8 रुपए का हो गया, खाना थोड़ी ना छोड़ दोगे। टेलीविजन के लिए 2 बार सोचोगे कि डिस्काउंट पे दिवाली पे ले लो, लेकिन समझ गए ना बात को। सेकंड, अगर सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी है, मतलब बोले तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, अगर किसी भी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो सब्स्टिट्यूट महंगा होता है, या मान लीजिए आपका ही प्रोडक्ट महंगा होता है, तो वैसे वर्षा चला जाएगा। आप सब्स्टिट्यूट करके दूसरा प्रोडक्ट लेके आ जाओगे, और आपने ये अपने घर वालों को करते देखा भी है। कई बार तेल के पीपे बदले हुए रहते हैं, हम पूछते हैं इस बार ये क्यों? घर वाले, अरे कुछ नया ट्राई करना था भाई। लेकिन घर वाले भी जानते हैं कि थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था, तो थोड़ा मतलब ऐसा खराब प्रोडक्ट नहीं लाए, बट हाँ भाई उनको भी सोचना पड़ता है हर चीज़ का, तो थोड़ा अफोर्डेबिलिटी वाला ले आए। तो अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इलास्टिसिटी रहेगी, इट विल बी इलास्टिक। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, अब जब है ही नहीं तो खाना तो वही पड़ेगा ना, तो उसके कारण डिमांड जो हो जाती है वो वहां पे लेस इलास्टिक हो जाती है या इनइलास्टिक हो जाती है। रीजन समझ में आया? क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। वही चीज है। अब चाय में दूध डलता है, हमारे भारत की देसी सभ्यता जो प्रथा है, बिना दूध की चाय मतलब ज्यादा पानी मतलब इंसल्टिंग बिहेवियर। तो फिर वैसा नहीं हो सकता। वैसा होगा तो दूध डलेगा तो डलेगा, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। बस थर्ड पॉइंट, अब आ जाते हैं इनकम लेवल पे। इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर किसी की इनकम लेवल हाई है, यानी फॉर हायर इनकम लेवल ग्रुप, वहां पर डिमांड इनइलास्टिक होगी क्योंकि उनकी अफोर्डेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन वहीं पे अगर हम पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में बात करें और इवन मिडिल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में बात करें, तो वहां पर डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी, क्योंकि वहां पर वो लोग बहुत हाईली वे में रिएक्ट करेंगे प्राइस को लेकर, उनके लिए अफोर्डेबिलिटी इश्यूज होने लगेंगे। तो यस, फॉर लेसर इनकम ग्रुप डिमांड विल बी मोर इलास्टिक इन कंपैरिजन टू द रिचर इनकम ग्रुप, जो कि ज्यादा पैसा कमाते हैं। फिर हमारे 5th पॉइंट पे आते हैं, लेवल ऑफ प्राइस पे। ऐसे कमोडिटीज जो कि काफी हाई प्राइसिंग रखते हैं, उनकी डिमांड भी उतनी ही इलास्टिक होती है। अगर थोड़ा बहुत भी कम ज्यादा होता है तो आपका कंज्यूमर बिहेवियर चेंज दिखने लगता है। लेकिन अगर उसी को दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें कि वो इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, लेवल ऑफ प्राइस उनका उतना नहीं है, काफी चीप प्रोडक्ट्स हैं। अब आपको एक बाल्टी खरीदनी है तो आप उसके बारे में 10 बार नहीं सोचोगे, आप उसको ले लोगे। तो अगर मैं इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की बात करूं तो डिमांड जो हो जाती है वो लेस इलास्टिक होती है। बस इसके अंदर भी यही सेगमेंट याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, जैसे घर वाले कभी कभार करते थे ना, वही कि यार बेटा अभी मत ले, एक काम कर, तेरे को बाद में और अच्छा दिला देंगे। क्यों? क्योंकि घर वालों को लगता था कि उस टाइम पे वो चीज एक्सपेंसिव मिल रही है। तो अगर किसी भी सिनेरियो में, किसी भी सिचुएशन में, जो बचपन में हमारे लिए हमेशा रहा है, अगर ऐसा सिनेरियो बनता है जहां पे आप कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हो, बात के लिए टाल सकते हो, ऐसे सिनेरियो में आपकी जो डिमांड है वो इलास्टिक हो जाएगी। लेकिन अभी करना है मतलब अभी करना है, जैसे हम यंग जनरेशन है ना, आज के मतलब अभी करना वाले, अभी करना, हमें मोबाइल फोन तो आज ही चाहिए, तो आज ही चाहिए। तो इस सिनेरियो में होगा क्या? आपकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी, बिकॉज यू हैव टू बाय एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो आप खरीद के मानोगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नंबर ऑफ यूजेस पे।
अगर किसी प्रोडक्ट के यूजेस ज्यादा हैं, जैसे हमारे घर की बिजली और हमारे पिताजी उसके निगरानी रखने वाले एकदम चौकीदार गार्ड होते हैं, तो उस केस में अगर देखा जाए नंबर ऑफ यूजेस अगर किसी प्रोडक्ट के ज्यादा हैं तो डिमांड भी उतनी ही इलास्टिक होगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ यूजेस बहुत कम है, अगर सिलेक्टिव हार्डली 1 या 2 यूजेस हैं, तो उसकी डिमांड उतनी ज्यादा इलास्टिक नहीं होगी, लेस इलास्टिक होगी, क्योंकि वो बहुत बेसिक यूज के लिए होती है तो कर लिया जाएगा। बट अगर जैसे बिजली की बात कर रहा था, घर में घुसते ही पापा चिल्लाने लगेंगे, क्या है, हर हमें जब देखो पंखा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तुम चल रहे हो, क्या है ये। तो इस सिनेरियो में आपको सोचना पड़ेगा, जब किसी चीज के बहुत वर्सेटाइल यूजेस होते हैं, बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं, तो डिमांड उसकी इलास्टिक होगी, और नहीं है तो डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि उसको एक यूज के लिए पटकना है, तो कोई ऐसा खास खर्चा है नहीं, कर लो भाई। फिर आ जाते हैं टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। ये एक पॉइंट ऐसा है जो बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से बताता है सिंप्लीफाइड तरीके से बताता है कि अगर आपके टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चीज बहुत बड़ा एक मार्जिन लिए हुए है, तो वो चीज काफी ज्यादा इलास्टिक होगी, क्योंकि आपका मेजर पोर्शन उस पर जा रहा है। छोटे मोटे खर्चे वाली चीजों पे इतना नहीं जाएगा। 4 कील खरीद के लानी थी, नेल जो होती है ना, दीवार में ठोक के तस्वीरें टांग देते हैं, 4 नेल्स लानी थी आपको, तो उसके लिए आप 10 बार नहीं सोचोगे। लेकिन अगर वहीं पे आपको स्कूल फीस भरनी है, आपको यार कोई रेंट पे करना है, तो आप उस चीज के बारे में 10 बार सोचोगे। अगर आपको लगता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी रेंट को लेके नहीं है, तो आप घर चेंज करने के बारे में सोचोगे। तो दिस इज हाउ डिमांड वर्क्स, कि अगर चीजें महंगी हैं तो उस टाइम पे फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगे, डिमांड विल बी इलास्टिक। लेकिन अगर बहुत ही छोटा मोटा खर्चा है कि सुबह 5 रुपए के पोहे खाएं कि नहीं खाएं, जलेबी लें कि नहीं लें, तो वो चीजें आप नहीं सोचोगे, बिकॉज उसका पोर्शन प्रपोर्शन बहुत ही कम होता है और आप उस पर आसानी से खर्चे मैनेज कर सकते हो, तो डिमांड विल बी इनइलास्टिक। फिर हमारे सेकंड लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, और वो है टाइम पीरियड। कई बार टाइम पीरियड को लेके भी बहुत सारी चीजें होती है। टाइम पीरियड मतलब आप बहुत तरह के सेगमेंटेशंस कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बहुत तरीके से बताऊं, 2 पीरियड, एक हो गया शॉर्ट पीरियड, एक हो गया लॉन्ग पीरियड। अगर आप शॉर्ट पीरियड की बात करो तो आपको हमेशा 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 डिमांड इनइलास्टिक लगेगी, और लॉन्ग पीरियड की बात करें तो हमेशा 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 डिमांड इलास्टिक ही लगेगी, क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन में डिमांड बहुत आसानी से चेंज हो सकती है। आखिरी पॉइंट, और वो है हैबिट्स। अगर आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जिन पे आपको खर्चा करना ही करना है, तो यार वो हैबिट्स तो नहीं जाएंगी। मतलब उन पे खर्चा होना है तो खर्चा होना है। शाम को निकल के बाहर ठंडी हवा में एक बार तो माहौल का मज़ा लिया जाए, बैठा जाए कहीं पे और पी जाए चाय। ठीक है, गलत नहीं जाना। जब चाय पीते हैं हम उस माहौल में, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और अगर उसकी लत लग चुकी है ना कि यार उस माहौल में चाय पीना है, तो वो एक आदत है। उस आदत के लिए आपकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक हो जाती है। मतलब प्राइस से कुछ नहीं होगा। अगर दद्दू 2 रुपए ज्यादा भी चार्ज कर लेंगे तो बोलेंगे अरे दद्दू चलिए ठीक है यार, आपने ले लिए पैसे, ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी चाय की बात ही अलग है। और वहीं पे अगर आपकी हैबिट नहीं है तो आप हर तरीके से मैनेज करने को तैयार हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे घर वालों को देखा, हर किसी चीज की हैबिट नहीं है, बड़े सिंपल सादे इंसान होते हैं। तो इस तरीके से डिमांड वर्कआउट करती है। तो यहां पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर खत्म होता है। हमने बहुत ही इन डेप्थ इस चैप्टर को किया है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमने इसके अंदर छोड़ी है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक इसके अंदर छूटा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कल, यानी डे #6 के अंदर। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से